यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बारी आती है कंपेयर करने की। कंपेयर करने की जब बारी आती है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन पास में होगा, और पास में होगा तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स का निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। यानी ये बोल सकते हैं कि जितना साइज कम होगा, और थोड़ा पास पास आ जाता है, जितना साइज कम होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर आ जाओ। साइज जितना कम होगा उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अगर मान लो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, जो रेडियस वाला काम करते तो वहीं करेंगे। प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, लेकिन प्रोटॉन के पास तब जाएंगे जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ जाए। अब प्रोटॉन भी अगर इक्वल आ गया तो कहाँ जाएंगे, आउटर सेल में। आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, बरोबर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करवाने के पहले हमने बात कर रहे थे एक्सेप्शन का। हमने बोला था एक्सेप्शन नंबर 1 में हमने बोला था कि इनर्ट गैस किंग है। 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर आता है इनर्ट गैस को तो बिना सोचे समझे हम इनर्ट गैस को बोल देंगे, वहां कोई कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इनर्ट गैस और इनर्ट गैस में कंपेयर करेंगे तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, लिखवा के दिया था, बताया नहीं था, ठीक है। तो नाउ एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के तो बारे में बात ही नहीं करेंगे, किंग है वो। हम बात करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ लेफ्ट टू राइट, देखो यहाँ पे मैं एक्सेप्शन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ लेफ्ट टू राइट तो ऑर्बिट निकाल देंगे तो 2 और 1, 2 और 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, सबका ऑर्बिट क्या आ गया, 2 2 आ गया। अब ये नहीं सोचना है कि सर फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हम लूज थोड़े करवाते हैं। हमें नहीं सोचना है कि सर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लूज थोड़े ना करता है, फ्लोरीन तो गेन करता है। हमें लूज करवाना है, हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें करवाना है। तो सबका ऑर्बिट 2 2 आ गया, तो ऑर्बिट अगर इक्वल आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन के पास। तो कितना प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, सॉरी हाँ यहाँ बेरिलियम है, यहाँ 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो उस इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना है, ये इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही अपने तरफ ज्यादा ये खींचेगा। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होना चाहिए वो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम में, बोरॉन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, और नियॉन में ग्रेटर ग्रेटर नियॉन होना चाहिए ऐसा, क्योंकि नियॉन क्या है, किंग है, तो ज्यादा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबल है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है, तो ये क्यों निकालने देना चाहेगा। अगर बोलेगा कोई निकालो तो बोलेगा ठीक है निकालो, लेकिन मेरे में से एनर्जी क्या करो, ज्यादा सप्लाई करो, क्योंकि मैं स्टेबल हूं, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फ्लोरीन से ये लार्जर लार्जर होगा। अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट सोचो, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, डिक्रीज।
तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होगा या आसान होगा? डिफिकल्ट होगा ना, यानी लेफ्ट टू राइट जाने में एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा या कम सप्लाई करना पड़ेगा? ज्यादा, यानी लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा, होना चाहिए ना, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, और नियॉन का मच मच लार्जर होना चाहिए फ्लोरीन से। फ्लोरीन से ही नहीं, सबसे ज्यादा होता है, वो तो किंग है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट होगा, मोर डिफिकल्ट, हर तरीके से सोच लेना है, मोर डिफिकल्ट होगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना इधर बहुत डिफिकल्ट होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि स्टेबिलिटी है इसमें। तो रेडियस डिक्रीज होगा, या प्रोटॉन चेक करेंगे हम, जैसे कि हमने किया है प्रोटॉन, ठीक है। यह भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो मोर डिफिकल्ट होगा। हर तरीके से सोचना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना, और नियॉन का बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन इस केस में दो एक्सेप्शन निकल के आ जाता है। तो हम, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो हम बोलेंगे जनरली इट विल बी इंक्रीज। ये सीक्वेंस गलत लिखा हुआ अभी, दो जगह एक्सेप्शन निकल के आता है, एक एक्सेप्शन यहां होता है और एक एक्सेप्शन यहां होता है। और जैसे ये पीरियड नंबर हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीरियड नंबर 2 में 3 में भी ऐसा ही होगा। तो जो एक्सप्लेनेशन मैं यहां दूंगा वो एक्सप्लेनेशन पीरियड नंबर 3 के लिए भी दूंगा। तो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन को बता रहा हूं कि गलती क्या है। पहले ये भी लिख लेते हैं कि गलत है, सही क्या है। तो यहां एक एक्सेप्शन आता है, बोरॉन पीछे जाएगा और बेरिलियम आगे जाएगा। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं क्यों ऐसा हुआ है। तो दो जगह एक्सेप्शन है, तो ये सीक्वेंस गलत है और ये सीक्वेंस गलत है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बेरिलियम ज्यादा हो जाएगा, बोरॉन कम हो जाएगा, ये करेक्ट सीक्वेंस है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में देता है स्टेटमेंट में कि लेफ्ट टू राइट हमें, लेफ्ट टू राइट हमें, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है। एफ के बाद 3 क्यों लिखा है, कहां पर? एफ के बाद 3 कहां लिखा हूं? लार्ज 3 लिखा हूं, मच मच ग्रेटर देन। ये नियॉन का ज्यादा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबल है ना, किंग है, और ये क्या है? ये कॉमन पीपुल है। तो किंग का कंपेयर कॉमन पीपुल से नहीं होगा, इसका निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, तो मच मच ग्रेटर होगा। अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे कौन है? तुम लोग का नाम क्या है? संखपाल। तुम्हारा? वैभव बियानी। तो भाई भी है क्या इसमें? वो एक बियानी दूसरा है क्या 12th में? जानते क्या तुम उसको? हैं? अभी आया है ना वो, अभी उसी क्लास लेके आ रहा हूँ। तुम्हारा? स्वयं सेठी। चलो इसको लिखो। तो क्या क्या लिखोगे कि लेफ्ट टू राइट, तुम लोगों को दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दो कारण दे सकते हैं, रेडियस डिक्रीज हो रहा है या प्रोटॉन बढ़ रहा है, रीजन ये दे सकते हैं।
प्रोटॉन बोले तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो, क्योंकि क्वेश्चन में रीजन भी पूछता है। ये लिख लिए। अब मैं एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो ध्यान दो। एक्सेप्शन क्या है समझ में आया? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किससे? ऑक्सीजन से। और बेरिलियम का ज्यादा होगा किससे? ये एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखोगे। जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ये तुम ध्यान में रखोगे कि नाइट्रोजन इज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। होना किसका चाहिए था? ऑक्सीजन का, लेकिन हो किसका रहा है? नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है नाइट्रोजन का। बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, हो रहा है बेरिलियम का। अब एक्सप्लेनेशन देखो। तो इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा क्यों हो रहा था? किंग क्यों था वो? क्योंकि उसका स्टेबिलिटी थी, उसका ऑक्टेट क्या था? कंप्लीट था। तो देखो, पहले चीजें एक्सप्लेन करने के पहले मैं फिर से एक बार तुम लोग को इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है? और ये जितना मैं यहां बताऊं उतना ही पर ध्यान रखना है। अगर मैं ग्रुप नंबर 18 बोलूं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये ग्रुप नंबर जो 18 होता है, इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये होता है 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, यानी ये कंप्लीट फील्ड होते हैं, ठीक है? इसको हम बोलते हैं फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड कई बार लिख के आएगा, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि सारे इसके ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, जितना है उतना अधूरा नहीं पड़ा। जैसे मान लो पी है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। अब इसके आगे ऐसा नहीं कि P5 है या P4 है या P3 है, इसमें भी ऐसा ही आएगा। देखो, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, NH2 NP6, यही होता है ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, तो दैट इज नोन एज फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन में भी ये भी लिखेगा कि इनर्ट गैस हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ इट हैज फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। या इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। या इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, ये भी सही है। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, तीनों बातें सही है। तो फुल फील्ड का मीनिंग समझ में आया? फुल फील्ड का मतलब कंप्लीट भरा हुआ है। पी में 6 चाहिए, 6 से ज्यादा तो होता नहीं है, पूरा भरा हुआ है। एस में 2 चाहिए, एस भरा हुआ है। क्लियर? अब फुल फील्ड के वजह से इसका सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, तो अगर नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करें, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली का 1s2, 2s2, 2p3, फास्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, कुछ ऐसा होता। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखे NH2 NP3 होता है, ठीक है? P में होना चाहिए था 6, लेकिन है कितना? 3, जस्ट उसके आधा है, जस्ट उसके क्या है? आधे हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? लेकिन तुम अपने मन से किसी को हाफ फील्ड मत बोलने लग जाना। तो नाइट्रोजन फैमिली जो होता है वो हाफ फील्ड होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब समझ में आया क्या है? हाफ फील्ड का मतलब ये हुआ कि P में होना चाहिए था 6, लेकिन जस्ट उसके आधा है, तो दैट इज नोन एज हाफ फील्ड। ये फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड। बाकी किसी का भी अगर ग्रुप का हम कॉन्फ़िगरेशन निकाले, जैसे ऑक्सीजन फैमिली का, मैं जनरलाइज करके बता रहा हूं, NH2 NP4 होता है, तो ये तो ना तो फुल फील्ड में आएगा और ना तो ये हाफ फील्ड में आएगा। इसको हम बोलते हैं अनफील्ड। क्या बोलेंगे?
तो अगर P1 आ गया, P2 आ गया, P4 आ गया, P5 आ गया, इस केस में हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे? अनफील्ड। बाकी अगर कहीं P3 आ गया, P3 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। और P6 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? फुल फील्ड। तो ये समझाया मैंने, अब इस बात को हम लिख लेते हैं पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे कि इनर्ट गैस, राइट डाउन करना, इनर्ट गैस जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, इट हैज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इट हैज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, P पूरा भरा हुआ है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन फैमिली पिनकोजेन, नाइट्रोजन फैमिली बोलो जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, इसको हम बोलते हैं इट हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हाफ फील्ड केवल इन्हीं के पास होता है और फुल फील्ड केवल इसी के पास होता है। बाकी अगर ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करो, बोरॉन के बारे में बात करो, कार्बन फैमिली के बारे में बात करो, हाइड्रोजन फैमिली के बारे में बात करो, तो इनका हम बोलेंगे अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि मान लो NH2 है और NP1 है, या NH2 है NP2 है। देखो ये बोरॉन फैमिली का है और ये कार्बन फैमिली का है। तो देखो 1 आया, 2 आया, NH2 NP3 ये नाइट्रोजन फैमिली का है, NH2 NP4 देखो ये ऑक्सीजन फैमिली का है, NH2 NP5 देखो ये हाइड्रोजन फैमिली का है, NH2 NP6 किस फैमिली का है? ये इनर्ट का। तो यहां पर इस केस को हम बोलेंगे हाफ फील्ड, जहां जस्ट आधा होगा। अब फिर बात रहेगा सर केवल P वाले के लिए बोलेंगे, अभी P वाला के समझो। इस केस में हम बोलेंगे फुल फील्ड, इस केस में हम बोलेंगे फुल फील्ड और इस केस में बोलेंगे हाफ फील्ड। बाकी जो भी केसेज है P1 P2 P4 P5, इन केसेज को हम क्या बोलेंगे? अनफील्ड। ये बात इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस केस को हम बोलेंगे हाफ फील्ड और इस केस को बोलेंगे फुल फील्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे? बाकी को अनफील्ड। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, उसके बाद स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है अनफील्ड। तो पहले इतना लिखो, फिर हम अभी एक्सेप्शन की तरफ जा रहे हैं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अभी एक्सेप्शन पे आए नहीं, अभी हम पहले चीजें समझ रहे हैं कि हाफ फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है और अनफील्ड क्या होता है। ये बातें क्लियर हो गई होगी? ये बोरॉन फैमिली वाला है, कार्बन फैमिली वाला है, नाइट्रोजन फैमिली वाला है। तो अगर मैं बोरॉन से हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन फुल फील्ड में आएगा और नाइट्रोजन हाफ फील्ड में आएगा। बाकी सब किस में आएंगे? अनफील्ड में। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड, आफ्टर दैट हाफ फील्ड, और उसके बाद अनफील्ड। तो फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है? ये नहीं कि क्लास आना है, ऑफलाइन क्या आना है।
ये लिख लिए सबने। तो बात हम यहां तक पहुंचे, यानी हमें एक्सेप्शन डिस्कस करना था कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, कार्बन का ऑक्सीजन का कम होता है। तो हम उस एक्सेप्शन को डिस्कस करने के लिए हमें सब चीजें बेसिक पॉइंट हमें जानना होगा। अभी हमने एक्सेप्शन डिस्कस नहीं किया है, वो सब जानने के पहले सब हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किए, बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम एक्सेप्शन क्यों है। अब ये सब बातें हमने बता दी, सबने लिख लिया। पार्शियल फील्ड जहां होगा वो अनफील्ड होगा, जहां पूरा भरा होगा वो क्या होगा, फुल फील्ड, जहां आधा भरा होगा लास्ट वाला हाफ फील्ड। तो इसमें अब किसी को ये नहीं डाउट होना चाहिए कि सर ये नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड होता है, वो फुल फील्ड होता है। मैं इसलिए लिख के बता दिया। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है, अब सिंपल सा एक बार में बता दूंगा तो हो जाएगा कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो ज्यादा क्यों होता है। तो हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन का कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, होना चाहिए था इसका ज्यादा, होता है इसका ज्यादा। तो BCNOF के बारे में बात करें, ऐसा होना चाहिए था, प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो रहा है, इसका ज्यादा हो गया। अब इसका हम रीजन ये देंगे कि इसका ज्यादा क्यों हुआ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका ज्यादा होने का रीजन ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनफील्ड है। अब ये हाफ फील्ड होने के वजह से ये मोर स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। यानी होना चाहिए था इसका ज्यादा, हो रहा है इसका ज्यादा। उसका लॉजिक ये है कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है और अनफील्ड कम स्टेबल है। और कोई भी चीज, हमने अभी अभी बोला इनर्ट गैस क्यों नहीं निकालने देना चाहता है, क्योंकि वो फुलफिल्ड है, स्टेबल है। तो कोई स्टेबल चीज अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकालने देना चाहता है। तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं होता है, यहां जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है स्टेबिलिटी। तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो फैक्टर हम बार बार बात कर रहे हैं तो वो काम नहीं करता है, यहां काम करता है हाफ फील्ड यानी स्टेबिलिटी। और यहाँ अनफील्ड है, यहाँ हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अनफील्ड। तो यहां पर हम ये बोल देंगे कि नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, half field configuration that is more stable than oxygen which has unfilled configuration. That's why dominating factor is stability, not फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से समझना। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर नाइट्रोजन का जब हाफ फील्ड है तो फ्लोरीन से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन भी अनफील्ड है, फ्लोरीन भी तो अनफील्ड है, ऑक्सीजन ही क्यों, फ्लोरीन भी तो अनफील्ड है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम पड़ोसी से कंपेयर करेंगे, पड़ोसी के घर में नहीं जाएंगे। तो यहां अगर यहां कंपेयर करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगा। पड़ोसी में अगर कंपेयर करेंगे तो यहां अनफील्ड और हाफ फील्ड डोमिनेट करेगा।
यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट, लेकिन इस दोनों में करोगे सर इसका हाफ फील्ड है इसका अनफील्ड है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, नहीं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस केस में अनफील्ड और हाफ फील्ड का कोई मैटर काम नहीं करता है। तो हाफ फील्ड और अनफील्ड इसी दोनों में काम करेगा। अच्छा, एक्सेप्शन इसमें नहीं करेंगे, ये ऐसे भी ज्यादा है और हाफ फील्ड से भी ज्यादा होगा, तो एक्सेप्शन इनमें क्रिएट होगा, इनमें भी नहीं होगा इनमें भी नहीं होगा, तो एक्सेप्शन यहां दोनों में क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं होता, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें और इनमें डोमिनेट हो जाता है, इसलिए इसका ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो केवल कंपेयर हम किससे कराएंगे? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से, बाकी से नहीं करा देंगे कि सर हाफ फील्ड है तो फ्लोरीन से भी ज्यादा कर दो, नहीं, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं करेंगे। फ्लोरीन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है और यहाँ पर हाफ फील्ड डोमिनेटिंग फैक्टर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन चला जाता है। क्योंकि दो फैक्टर हम देख रहे हैं, इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा क्यों है? मच मच ग्रेटर लिखा था, क्यों? हाफ फुल फील्ड है इसलिए मच मच लिखा था हमने। तो वहां अट्रैक्शन के अलावा हम और क्या फैक्टर देख रहे हैं? हाफ फील्ड और फुल फील्ड देख रहे हैं, और यहां पर हम हाफ फील्ड देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देख रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते तो ये होना चाहिए था, लेकिन वो होता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन यहां चला जाता है, ऑक्सीजन यहां चला आता है। यहां हम हाफ फील्ड का फैक्टर देखते हैं, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाउन कर देते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन that is more stable than oxygen which has unfilled configuration that is dominating factor। तो इसमें और इसमें नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आएगा। अब बात यहां पर रहा कि सर केवल इसी में एक्सेप्शन देखेंगे, पीरियड नंबर 3 में नहीं देखेंगे, देखेंगे। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और इसके नीचे अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो इनमें इसका ज्यादा हो जाता है, होना चाहिए था इसका ज्यादा, तो ये एक्सेप्शन और नीचे भी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन इनमें भी आएगा, यानी फास्फोरस का ज्यादा होगा किससे? सल्फर से, और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। अब इनमें अगर कंपेयर आ गया ना तो ये मत सोचना कि ये हाफ फील्ड है, इससे नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है तब है। अगर O और P में आ गया तो मत सोच लेना कि हाफ फील्ड है ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ऑर्बिट इसका कम है तो ये ज्यादा होगा। तो ये है इसका पहला एक्सेप्शन का। मुझे बताओ समझ में आया क्या? तो इसको लिखो, चलो राइट डाउन करो। एक एक चीज अच्छे से समझना है तब क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो रटोगे कि 10th क्लास के सर लिखवा दिए रट लिए वही आने वाला को, ऐसा नहीं होता। यहाँ लॉजिक खुद डेवलप करना है, थॉट बढ़ाना है और अच्छे से उसको अपने लॉजिक से क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपना दिमाग लगाना है, कौन क्यों क्या हो रहा है। अब चीजें हमने बता दिया, इसका एप्लीकेशन तुम्हें आना चाहिए। लिख लिए, ठीक है। ये कंपेयर जो रीजन यहां दिए वो रीजन यहां भी दे सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हाफ फील्ड लिख के दे, क्वेश्चन में भी लिख के देगा NH2NP3, ये भी लिख के देता है। तो NH2NP3 लिख के देगा, समझ जाएंगे हाफ फील्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, बेरिलियम और बोरॉन में।
तो हमारा नेक्स्ट जो एक्सेप्शन था वो था बेरिलियम और बोरॉन। तो थर्ड एक्सेप्शन बोल लो, बेरिलियम और बोरॉन में होना चाहिए था बोरॉन का ज्यादा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन CnOF, अगर हम बात करें तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता है बेरिलियम के ज्यादा। सेकेंड बात ये है कि सर इसके नीचे वाला भी कंपेयर करेंगे, हाँ उसके नीचे वाला भी करेंगे, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम होना चाहिए था इसका ज्यादा, होता है इसका ज्यादा, मैग्नीशियम का ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का कम होता है। अब ध्यान से समझो इसका रीजन। इसका रीजन ये बोला जाता है कि बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करें तो बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, या बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम का देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2। ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है 3s2, दो एस को दो चाहिए, दो मिल गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा पूरा भरा हुआ है, तो ये लग रहा है एक्चुअली में इसमें पी अभी खाली है। अगर हम बोरॉन के बारे में बात करें तो 1s2 2s2 और 2p1, या एल्युमिनियम के बारे में बात कर ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसमें हम अभी हमने बताया क्या है, ये अनफिल्ड P1 है, पार्शियल फील्ड है, अनफिल्ड है। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में अभी P वाला बताया था हाफ फील्ड नाइट्रोजन फैमिली होता है, बाकी सब अनफिल्ड होता है, इनर्ट गैस फुल फील्ड होता है। अगर एस ब्लॉक में हम बात करें तो अब जो ग्रुप नंबर 2 है तो इसको हम फुलफिल्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि फुलफिल्ड तो एक ही होता है, वो है इनर्ट गैस। अगर ये फुलफिल्ड होता तो फिर रिएक्शन करने क्यों जाता है, ये मैग्नीशियम रिएक्शन करने भी जाता है, ये भी नियॉन के जैसा पड़ा रहता है, वो भी रिएक्शन करने नहीं जाता, लेकिन हम इसको बोलते हैं बिहेव लाइक फुलफिल्ड, बिहेव लाइक फुलफिल्ड। कंप्लीटली ये फुलफिल्ड नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बिहेव लाइक फुलफिल्ड, यानी इसका आचार विचार फुलफिल्ड के जैसा है, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल ग्रुप नंबर 2 ही ऐसा होता है जो हम उसको मान लेते हैं कि बिहेव लाइक फुलफिल्ड, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, है नजर आ रहा है केवल, है नहीं है, होता तो ये रिएक्शन करने नहीं आता। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ग्रुप नंबर 2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, ग्रुप नंबर 13 से, क्योंकि डायरेक्ट यहां से कंपेयर यहां चले जाते हैं, तो इसका कंपेयर हम डायरेक्ट यहां करेंगे। अच्छा इससे नहीं करेंगे हम, क्योंकि पड़ोसी से किया जाता है, और इससे तो ऐसे भी ज्यादा है और ऐसे भी ज्यादा रहेगा, तो हम यहां लिखेंगे कि बेरिलियम हैज बिहेव लाइक बेरिलियम बोलो एल्युमिनियम बोलो दोनों, बिहेव लाइक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिहेव लाइक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिहेव लाइक मैं बोल रहा हूं, नहीं कि एकदम बिल्कुल फुलफिल्ड ही है, बिहेव लाइक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई it will be more stable than unfilled configuration ऑफ बोरॉन। तो यहाँ ध्यान से की बात समझे ना, ये नहीं कि बेरिलियम का कंपेयर कार्बन से करा दो, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होगा, यहां पर प्रॉब्लम होगा, तो जहां पर हमें प्रॉब्लम हो रहा है वहां ध्यान देना है। तो प्रॉब्लम होगा बेरिलियम और बोरॉन में, तो बेरिलियम का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने से स्टेबल ज्यादा है। हम जानते हैं कि स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि इनर्ट गैस से हमें समझ में आ गया था कि वो स्टेबल इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देना चाहता है। तो कोई भी चीज अगर स्टेबल है, इसलिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, कोई भी दुनिया की चीज कहां से कहां जाना चाहता है,
तो अनस्टेबल से स्टेबल में जाना चाहता है। अगर वो स्टेबल से अनस्टेबल में जाएगा तो उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू बोरॉन। लेकिन ये स्टेबिलिटी केवल पड़ोसी वाला से कंपेयर होगा, ये नहीं कि दूसरे से नहीं कंपेयर हो जाएगा। बराबर है क्या? इसीलिए प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो केवल प्रॉब्लम दो जगह क्रिएट होता है। एक तो इनर्ट गैस हो तो किंग है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा बेरिलियम और बोरॉन में। ये हमेशा ध्यान में रखना है, इसको लिख लो। समझ में आ गया सबको? सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में सारे साइड टू साइड सारे में कंपेयर होगा। समझ में आ गया राजवर्धन? बात क्लियर हो गया? तो एक्सेप्शन ये ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं। एक्सेप्शन वाला पार्ट हमारा, कंपेयर वाला पार्ट खत्म हो गया, एक्सेप्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। लेकिन ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन एक्सेप्शन डाल के पूछेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कंपेयर कैसे करना है। तो अभी मैं एक्सेप्शन बताया, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो कैसे एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है आयनेशन एनर्जी में, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ध्यान देना। अब हेडिंग डाल लो, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको हम शॉर्टकट में IE1 भी बोलते हैं या IP1 भी बोलते हैं या P1 वगैरह भी लिखा रहता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसी में हम पढ़ेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, IE2 या IP2 बोला जाता है। थर्ड भी बोल सकते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी या पोटेंशियल भी बोला जाता है। पोटेंशियल बोलो या इंथैल्पी बोलो, IE3। और ध्यान से इसका मीनिंग समझना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगा पढ़ाने के बाद इसी में से। ठीक है, एक IIT का स्टेटमेंट आया है, तो IIT का स्टेटमेंट हम बोलेंगे। सेम एक्सेप्शन चलेगा सबके लिए, पीरियड किसी भी पीरियड के लिए हो। तो ध्यान से समझना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड और थर्ड, 4 भी बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एल्युमिनियम अगर मैं लूं तो एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाके क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम +3, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज करेगा या तीनों इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके लूज करेगा। लूज करने का प्रोसेस क्या होगा उसका, कैसे वो लूज करेगा अपना 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होता तो आसान था, 1 कर दिया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो एक ही बार में तीनों लूज कर देगा या 1 बाय 1 करके तीनों लूज करेगा।
कैसे करेगा सोचो। एक एक करके करेगा ना, एक ही बार तीनों लूज नहीं कर देगा ना। मान लो क्लास में से 3 स्टूडेंट को बाहर निकालना है, तो हम एक एक करके बाहर निकालेंगे ना, एक ही बार तीनों को, तो एक एक करके निकालेगा। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके कैसे निकालता है। तो एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं लिख रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया, पहला वाला इलेक्ट्रॉन को, पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया। अब कितना बच गया? ये 2। तो एल्युमिनियम से क्या बन गया होगा? एल्युमिनियम प्लस बना होगा ना। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल दिया, निकाल दिया ना एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन्स और निकाल दिया, अब क्या बन गया? बन गया ना। तो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, मतलब 1 बाय 1 करके बाहर निकालेगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा उसको हम बोलते हैं IE1, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेगा ना। चौथा को बाहर निकालना होता तो फोर्थ बोलते हैं, लेकिन ज्यादा हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते हैं। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जो निकाला जा रहा है कहां से निकाला जा रहा है? न्यूट्रल एटम से या केटाइन से? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकाला जा रहा है वो कहां से निकाला जा रहा है? न्यूट्रल एटम से या केटाइन से? एल्युमिनियम से ना। एल्युमिनियम क्या है? न्यूट्रल है कि नहीं है? एल्युमिनियम पे कोई चार्ज है क्या? नहीं, वो तो केटाइन एनायन बराबर है ना। तो पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एल्युमिनियम क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में एलिमेंट कहां से निकाला जाता है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला जाएगा? है केटाइन से। कितने केटाइन से? +1, +2, +3, +1 से। यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला जाएगा? बोलो कौन सा केटाइन से? +1 केटाइन से। याद रखना है इस चीज को। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला जाता है? कहां से? +2 केटाइन से। ये बात को ध्यान में रखोगे ना, कंपेयर क्वेश्चन पूछेंगे हम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 वाला का मतलब कहां से निकाला गया, और 1 का मतलब, और सॉरी 2 का मतलब, 1 का मतलब न्यूट्रल से निकाला गया ना। तो हम डिफिनेशन पे जाए तो न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? अब मान लो क्लास में 3 स्टूडेंट है, तीनों को बाहर निकालना है, मुझे खींच के बाहर निकालना है। तो पहला वाला को एनर्जी लगाएंगे, फिर दूसरा वाला पे भी लगाएंगे, फिर तीसरा वाला पे भी लगाएंगे। तो पहला वाला पे जो लगाएंगे वो क्या होगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो दूसरा वाला पे लगाएंगे क्या होगा? सेकेंड। और जो तीसरा वाला पे लगाएंगे थर्ड। तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो एनर्जी लगाना पड़ेगा, जो सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।
+1 केटायन से, न्यूट्रल से नहीं निकाला जा रहा है, +1 केटायन से जो एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, दैट इज नोन एज सेकेंड, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में नहीं। अब मान लो कि 3 क्लास में स्टूडेंट है, मैंने पहला को निकाला फिर दूसरा को निकाला, तो दूसरे को निकालने में, यानी कि दो को निकालने में नहीं, दूसरे को निकालने में, दोनों में डिफरेंस है। दो को निकालना और दूसरे को निकालना, बोथ आर डिफरेंस सेंटेंस, समझ में आ रहा है ना? दो इलेक्ट्रॉन निकालना और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव, समझ में आया ना? तो IE2 मीन्स नॉट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गया? तो दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन्स को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, कहां से? उसके केटायन से जो एनर्जी सप्लाई करेंगे, दैट इज नोन एज IE2। यहां पर डिफिनेशन देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को या तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, या 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसके +2 केटायन से, दैट इज नोन एज IE3। ठीक है? अगर मुझे ये बताओ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तीसरे को नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि IE1, IE2 और I3 का सम होगा। तो IIT JEE में यही स्टेटमेंट पूछा हुआ था कि रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज IE3। बताओ सही है कि गलत है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज IE3। फॉल्स है ना? 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने को हम IE3 नहीं बोलते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मतलब क्या हुआ? सम हो गया, IE1, IE2 और I3। ये स्टेटमेंट IIT JEE का है। बात क्लियर होगा क्या मैं बोल रहा हूं? एक एक पॉइंट पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, जितना मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे, तो समझने के बाद डिफिनेशन तो हम खुद से भी लिख सकते हैं ना डिफिनेशन। हाँ, तो अब लिखेंगे हम डिफिनेशन IE1 का। लिखो, यानी IE1 मतलब फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, रिमूवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और सब गैसियस फेज से बात होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के नीचे अंडरलाइन कर लेना, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। फ्रॉम आउटर सेल ऑफ न्यूट्रल एटम इज नोन एज IE1। IE2 का डिफिनेशन क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। हालांकि निकालेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको सेकेंड बोलेंगे, दैट इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ +1 केटायन एटम। उस एलिमेंट के +1 केटायन से निकालने को बोलते हैं IE2। IE3 क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव है थर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं कि तीसरा इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम आउटर सेल ऑफ +2 केटायन ऑफ एलिमेंट। अगर हमसे बोला जाए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने का मतलब हुआ इट इज सम ऑफ IE1, IE2 एंड IE3। तो रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं कि थर्ड इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज सम ऑफ I1, I2 एंड I3। ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 हुआ। तो +1 का मतलब क्या हुआ, यहां से, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स तुम कहां से निकाल रहे हो, I2 का मतलब क्या हुआ, यहां से निकाल रहे हो, तो ये +1 केटायन है। I2 कहां से निकाल रहे हो, +2 से, तो +2 केटायन है। अनन्या, हेवाली, +1 केटायन मतलब तुम यहां से निकाल रहे हो ना। I2 का मतलब क्या हुआ, +1 केटायन ऑफ एलिमेंट, यानी यहां से तुम निकाल रहे हो। +2 केटायन का मतलब क्या हुआ, यहां से निकाल रहे हो, यहां से थोड़ा ना निकाल रहे हो तुम, यहां पहुंच गए ना निकालते निकालते। क्लियर हो गया बात। ये पिक्चर हमेशा दिमाग में रखना। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, I1, I2, I3 कहां से निकालना है, सेकेंड और 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स का निकालना और 3 इलेक्ट्रॉन्स का निकालना, क्या डिफरेंस है। बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं हम इसका एनर्जी कंपेयर करते हैं कि आखिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाले तो तीनों में इक्वल इक्वल एनर्जी देना होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये पहला इलेक्ट्रॉन्स को निकाले तो ये एनर्जी सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ कम या ज्यादा होगा। तो हम इसका कंपेयर करेंगे। बात क्लियर, क्या पढ़ने वाले हैं, ये लिख लिया सबने। चलो तो अब हम कंपेयर करते हैं। तो हमने IE1, IE2 और IE3 का मीनिंग समझ लिया, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है समझ में आ गया, डिफिनेशन समझ में आ गया, क्या हमें गलतियां करना है क्या नहीं करना है, किस पॉइंट पे ध्यान देना है समझ में आ गया, कहां पर पॉइंट पे हमें मिस नहीं करना है, कहां पर हमें, क्योंकि देखो बात यह है कि पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन हमें कहां पर एक्सीडेंट नहीं करना है वो बात को हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो एग्जाम में वो तुम्हें निगेटिव मार्क्स दे देगा। तो गाड़ी चलाते समय भी ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ एक्सीडेंट, इस रोड पे यहाँ एक्सीडेंट होता है वहां नहीं करना है। तो पढ़ाई करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि इस कॉन्सेप्ट पे हमें गलतियां नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपेयर। तो राइट डाउन हेडिंग, कंपेयर ऑफ IE1, IE2, IE3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम अल्युमिनियम हमने लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिया था, तो ये हो गया IE1, ये हो गया IE2, I2 मतलब केटाइन से निकालना है +1 से, और ये हो गया IE3, यानी IE3 कहां से निकालना है, यहां से। हमें इस एनर्जी का कंपेयर करना है कि ये कौन सा एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। ठीक है, हमें इनका कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ IE1 का कंपेयर अगर तुम करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स तुम कहां से निकाल रहे हो, कहां से, ये बात को ध्यान में रखना, ये एल्युमिनियम से निकाल रहे हैं, न्यूट्रल एटम से निकाल रहे हैं। अगर IE2 का कंपेयर करना है तो तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाल रहे हो, +1 से। अगर तुम्हें IE3 का कंपेयर करना है तो तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे,
अगर मैं इनका कंपेयर कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कंपेयर का तरीका क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट निकालना है तो इसका कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स 13, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन और इसके पास, इसका ऑर्बिट कितना आ गया, कितना आ गया 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट। ऑर्बिट सेम तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन कितना है, अल्युमिनियम का प्रोटॉन कितना होगा 13 और इसका कितना होगा है 13, इसका भी 13। हमारा ऑर्बिट भी काम नहीं किया, प्रोटॉन भी काम नहीं किया, कहां जाएंगे आउटर सेल में। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा। केजी समझ लो, ये 1 केजी को खींच रहा है, जब जब भूल जाओ तब तक सोच लो केजी है, 1 केजी को खींच रहा है और 3 केजी को खींच रहा है, किसको ज्यादा खींचेगा, 1 केजी को ज्यादा खींचेगा ना। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, होगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का मतलब ये कौन सा आयोनाइजेशन कहलाएगा, यहां से निकालने का मतलब कौन सा आयोनाइजेशन कहलाएगा, आई थर्ड कहलाएगा ना। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मतलब वो क्या कहलाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मतलब क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि IE2 इज लार्जर देन IE1 और IE3 इज लार्जर देन IE2। यहां ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी, दूसरे में और ज्यादा एनर्जी और तीसरे में और ज्यादा एनर्जी। जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता है, इसीलिए बाद में वो शेयरिंग में चला जाता है ताकि वो एनर्जी कम लगाना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे लूज करता जाएगा उसे एनर्जी ज्यादा देना पड़े। और रिएक्शन में हम क्या चाहते हैं, कम एनर्जी देना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कम एनर्जी में ही वो रिएक्शन कर बैठे। इसीलिए चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बारी आती है वहां पर शेयरिंग में चला जाता है, शेयरिंग में एनर्जी कम लगता है, लूज में ज्यादा एनर्जी लगने लगता है। यही रीजन है कि हम लूज कराने के बजाय शेयरिंग में बातें सोचने लगते हैं। ठीक है, वो सब बात की बात है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो एक चीज तुम विशेष क्या ध्यान दोगे, विशेष क्या ध्यान दोगे कि तुम्हें जब जब कंपेयर करवाया जाए, मैं बता रहा हूं उसमें फोकस करना, क्या बोल रहा हूं मैं, जब जब तुम्हें कंपेयर करवाया जाए तब तुम ये सोचना कि हम इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालना है। जैसे IE3 बोला जाए अल्युमिनियम का, हम ऐसे बोलेंगे, इसको लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको लिखने के लिए क्वेश्चन में ऐसे आएगा IE3 ऑफ अल्युमिनियम, ये नहीं लिख के देगा कि IE3 ऑफ A+2, लैंग्वेज में लिख के देगा वो IE3 ऑफ एल्युमिनियम। तो जब जब तुम्हें आएगा तो तुम सोच लेना कि इसके 3 वाला है तो अल्युमिनियम +2 से निकालना है। समझ में आ गया, लैंग्वेज में लिखेगा तो क्या करेंगे ना, अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले इसको लिख लो फिर तुम्हें जवाब देना, देखते हैं कि इसका IQ लेवल तेज है। तो हालांकि हर चीजें मैंने बता दिया क्लियर, अब तुम्हें इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। IE1 किसको बोलेंगे, IE2 किसको बोलेंगे, IE3 किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे, ये बातें क्लियर होना चाहिए। कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर वही बातें, तो एक जो टेबल सिखाया वो टेबल लास्ट तक चलेगा हमारा, कोई नया चीजें हमने कंपेयर में नहीं सिखाया है, बरोबर है। अब तुम्हें मैं यहां पर
क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं किसका दिमाग काम कर रहा है। ये लिख लिया तुम लोग, हटा दूं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग कंपेयर करना और बताना मेरे को which has higher energy. IE2 of sodium and IE2 of चलो दोनों में से बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। एक आंसर आया वेंकटेश का mg, खोट का आंसर आया 2, काले का आंसर आया Na, गर्ग का आंसर आया mg, आदित्य का आया 2, विनीत खोट का आया mg, भूमिका का 2, धन्यश्री का Na, ये कौन आई भेज रहा है, I1 पूछ रहा हूं मैं, प्रीशा का Na, वैभव का, देवश्री का Na, कटल श्रेया Na, गौरी mg, रजत mg, ऋषभ Na, कौन सा आंसर होगा? mg होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा mg। क्यों mg होगा? ये क्या है? एनर्जी अच्छा, चलो बताते हैं हमें सोडियम से। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स IE2 मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है? Na, इसको हम क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे, mg से निकालना है। जब जब तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देगा ना तो ऐसे तुम डायग्राम लिख लेना, उससे क्या होगा, तुम्हारी क्लियरिटी सही रहेगी, नहीं तो तुम आंसर गलत करोगे। बरोबर है क्या? जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे तुम लोग लिख लोगे। अब यहां पर ये नहीं बोलना है सर सोडियम +2 नहीं बनाता है, हमें वो सब नहीं जानना है, हमें कंपेयर करने के लिए दिया है। हमें ये वाला एनर्जी कंपेयर करना है ना, IE2 ऑफ सोडियम और IE2 ऑफ mg। तो IE2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स तुम कहां से निकाले हैं? Na+ से निकाले ना, कोई सोडियम से मत निकाल देना, ये कंपेयर करने के लिए बोला गया है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाले? mg+ से निकाले ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने ऑर्बिट है, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा? 2 में या 3 में? 2 में ज्यादा लगेगा, 3 में ज्यादा लगेगा? 2 में ज्यादा लगेगा ना, और ज्यादा ही नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों? इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा हो चुका है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अब केवल आगे चल के केवल यही दिमाग में नहीं रखना कि इनर्ट गैस केवल आए, कॉन्फ़िगरेशन भी अगर इनर्ट के जैसा आ गया ना तो उसको स्टेबल माना जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p नियॉन के जैसा हो चुका है। ये अपने आप को नियॉन बोलने लग गया कि हम नियॉन है, हम भी किंग हो गए हैं, ये भी किंग हो गया है। तो किंग केवल नियॉन ही नहीं है, सोडियम प्लस भी एक किंग है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नियॉन है, जस्ट लाइक नहीं, नियॉन के जैसा, नियॉन ही की बराबर है वो। तो ये क्या बन चुका है? इनर्ट। तो ऑर्बिट भी बराबर है, ऑर्बिट भी कम है, और दूसरा ये तो इनर्ट है। तो मान लो कहीं ऐसा अगर आए कि ऑर्बिट इक्वल रहा लेकिन वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को बोल रहा हो,
तो उसमें से एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो केवल इनर्ट गैस का पहचान इनर्ट गैस से ही नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन से पहचानना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा स्टेबल है, और ऐसे भी तुम जानते हो कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल बन जाता हो, फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देना चाहेगा। अगर तुम बोलोगे निकालो तो एनर्जी क्या करेगा, बहुत ज्यादा देगा। तो इस केस में बहुत जने का आंसर सही भी आया था, बहुत कम गलत भी आया था, बहुत गलत भी भेजे हो, गलत भेजने वाला संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा IE2 ऑफ सोडियम इज मच मच लार्जर। Mg बिहेव लाइक फुलफिल्ड, कौन है गधा? Mg बिहेव लाइक फुलफिल्ड है क्या? Mg बिहेव लाइक फुलफिल्ड है? Na प्लस बिहेव लाइक फुलफिल्ड। तो बहुत जने का आंसर 2 है, और बहुत जने का आंसर पहला जो आया था आंसर सही आदित्य काले का आया था, उसने Na बोला था। ये समझ में आया? नॉट Mg क्या है? Na प्लस सेकेंड आई ऑफ। चलो नेक्स्ट एक बताओ मेरे को, गड़बड़ मत करो, दिमाग लगाओ। अब ये समझ में आएगा ना कि इनर्ट गैस केवल इनर्ट गैस ही नहीं है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन दूसरे भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा है तो उसको इनर्ट किंग ही मानना है। तो सेकेंड बात, एक क्वेश्चन लिखो, IE2 ऑफ Mg, सॉरी IE3 ऑफ, चाहे IE2 पहले निकालो तुम, IE2 ऑफ Mg एंड IE2 ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों में से बताओ किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है? हायर एनर्जी बताना आपको। क्या आंसर आया? एल्यूमिनियम। तो IE2 Mg से बना Mg प्लस, ये मैं हर बार बोल रहा हूं, ये लिख लो तुम लोग, बराबर है क्या? ये लिख लोगे थोड़ा क्लियर आएगा, देखने में समझ में आएगा। हाँ, IE2 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकालना है, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बना, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 2 बना, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 3 बना। ये एनर्जी कंपेयर करना, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और यहां से निकालेंगे। तो Mg प्लस और एल्यूमिनियम प्लस, एक बार हर क्वेश्चन का एक्सेप्शन देख के बनाएंगे, बराबर है क्या? गलतियां जो तुम करोगे एक्सेप्शन में करोगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा कैसे एक्सेप्शंस को चेक करना है। तो इस हमारा आयनेशन थ्योरी खत्म हो चुका है, लेकिन एक्सेप्शन को कैसे ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना। तो एक्सेप्शन कैसे चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। एक्चुअली ये क्या है, एक लूज करने के बाद अपने आप को सोडियम कहलाएगा ये,
दूसरे ढंग से भी बता सकते हैं। अगर Mg एक लूज करेगा तो सोडियम कहलाएगा और ये मैग्नीशियम कहलाएगा, इसका ज़्यादा होगा। तो ये अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकाले 281 और 282, ऑर्बिट 3 आ गया, लेकिन हर बार कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन जरूर चेक करना है। इन दोनों में हालांकि एक्सेप्शन नहीं है। ऑर्बिट बराबर आ गया तो हम जाएंगे प्रोटॉन के पास, 13 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना यहाँ से डिफिकल्ट होगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो, तो कल मैं तुम लोग को बताऊंगा एक्सेप्शन बता तो दिया, लेकिन इसमें कैसे यूज करेंगे हम, यूज करना अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। बरोबर है ना? बाकी तो तुम समझ में आ गया, एक्सेप्शन यूज करना है। तो आज का होमवर्क है तुम लोग का, वॉल्यूम बना रहे हो तुम लोग, गुडाउट का जो मटेरियल है पीडीएफ बना रहे हो तुम लोग हैं? एक दिन एग्जाम में आएगा तो फिर मत बोलना बनाया नहीं। लेवल 1 कंप्लीट हुआ तो लेवल 1 क्लास वर्क हो गया ना, लेवल 1 होमवर्क बनाना है। कौन कौन से टॉपिक? और लेवल 1 में क्लास वर्क में तुम्हें आज क्वेश्चन बनाना है आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाला। लेवल 1 के क्लास वर्क में बनाना है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और लेवल 1 के होमवर्क में बनाना है इंट्रोडक्शन वाला और प्लस रेडियस वाला, रेडियाई वाला। तो ये बना बना के रखे रहना, मैं डाउट लूंगा एक दिन ये पढ़ाने के बाद। ये बना लिए रेडियाई वाला, क्लास वर्क बनाए होगे ना तुम लोग, होमवर्क भी बनाए क्या? हाँ, क्वेश्चंस नहीं राइट डाउन करना है, केवल क्वेश्चंस नंबर लिखना है। क्वेश्चन नहीं राइट डाउन कर रहे हो ना, केवल क्वेश्चंस का नंबर लिखना है, पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर लिख। नहीं, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा तुम लोगों को, तो बनाओगे क्या? ठीक है, लेवल 1 अगर ये बना लिए तुम लोग तो लेवल 1 का आज होमवर्क का अगर ये बना लिए हो तो आयोनेशन इंथैल्पी भी निपटाना। हालांकि तुम अभी गलती करोगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन चेक करने नहीं आएगा, बता तो दिया, चेक करना अगर आ गया तो बेटर है, नहीं आया तो मैं कल क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक्सेप्शन देखा जाता है। केवल नियॉन नहीं होता है। कि कौन है ऋषभ गधे, आओ क्लास में बताते हैं तुम। सेपरेट बुक पे लिख रहे हो तुम लोग? कहीं भी लिखो, कुछ भी लिखो, मार्क्स आने से मतलब है, ठीक है? या तो पेज को